हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ कल्यूजन से क्या होता है और साथ ही साथ हम यहाँ ज्योमेट्री पे चल के डायनेमिक सब से भी देखेंगे कि हम इसका यूज़ यहाँ पे डायनेमिक्स के साथ में किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं इस प्लेन पे आ रहा हूँ और यहाँ पे रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रिकैल्क पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर मैंने रिकैल्क पे क्लिक किया तो इस प्लेन ने इस स्पेयर को रीड कर लिया है। और अगर अब मैं रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो हमारा प्लेन अब इस तरह से डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा बल्कि इस स्पेयर पे ही रुक जाएगा। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अब मैं रन सिमुलेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्लेन यहीं पे रुक गया है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अब मैं इस प्लेन को थोड़ा इस तरह से रोटेट कर ले रहा हूँ और अब मैं फिर से इसको सिमुलेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सिमुलेट हो गया है। अगर मैं इसका पॉलीप्राइम ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसेस इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं। कुछ फेसेस यहाँ पे बाहर की ओर आ रहे हैं, कुछ फेसेस यहाँ अंदर की ओर जा रहे हैं। और जबकि रियल लाइफ में इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप नहीं करता है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अब मैं अगर यहाँ सेल्फ कल्यूजन पे आके इसको बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 कर दिया और अब मैं फिर से रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमारा मॉडल पहले की तरह एक ही जगह पे नहीं रुका है बल्कि ये इधर और इधर की ओर जाने लगा है। तो मैं इसका पॉलीफ्रेम देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये ओवरलैप हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और मैं इसको फिर से सिमुलेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मॉडल कोशिश कर रहा है कि ये कहीं पे ओवरलैप ना हो और इसी वजह से ये नीचे चला गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि कहीं पे ओवरलैप ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये ओवरलैप हो रहा है अभी भी। तो इसको मैं फिर से बैक कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँगा और मैं इसको फिर से रन करूँगा तो इस बार अब हमारा मॉडल बहुत ही कम ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा मॉडल ट्राई कर रहा है कि कहीं पे ओवरलैपिंग ना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे मॉडल ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ना हो। इसको बैक कर रहा हूँ और मैं इस मॉडल को हल्का सा इधर ले आ रहा हूँ। और मैंने फिर से सेल्फ कोलिजन को 0 कर दिया और यहाँ पे मैंने फिर से इसको सिमुलेट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से पूरा मॉडल इस तरह से ओवरलैप हो रहा है। तो बेसिकली आप सेल्फ कोलिजन को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही कम हमारा मॉडल ओवरलैप होगा। लेकिन यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा वैल्यू को रखेंगे जीब्रस उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा इस मॉडल को सिमुलेट करने में। तो इस वैल्यू को आप 1 या 2 तक ले जाएंगे उतने में ही आपका मॉडल अच्छे से सिमुलेट हो जाएगा। तो मैंने इस वैल्यू को 2 कर दिया और अब मैं वर्सेस को सिमुलेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा मॉडल थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन अभी बहुत कम ओवरलैप हो रहा है। और अगर मैं फिर से यहाँ पे सिमुलेशन को ऑन कर दूंगा तो ये पूरा मॉडल यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि कहीं पे भी ओवरलैपिंग ना हो। और अगर फिर भी यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे मैं इसकी सेल्फ कोलिजन की वैल्यू को बढ़ा भी सकता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो अब ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा मॉडल ट्राई कर रहा है कि कहीं ओवरलैपिंग ना हो। तो इसको मैंने फिर से बैक कर दिया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ कोलिजन से यहाँ पे क्या होता है। तो इसको मैं अभी 0 कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ ज्योमेट्री पे आ रहा हूँ और यहाँ अब हम डायनेमिक्स सब के बारे में देखेंगे कि हम इसका यूज़ डायनेमिक्स के साथ में कैसे कर सकते। तो एक बार मैं इस मॉडल को बैक कर रहा हूँ
और मैं डायनेमिक्स को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ी थिकनेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से थिकनेस आ गई और यहाँ से मैं इसकी स्मूथ सब डिप को बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका वायर फ्रेम देख सकते हैं। अगर मैंने डायनेमिक्स को बंद किया तो इसका जो ओरिजिनल वायर फ्रेम है वो इस तरह का है, यानी कि इस पे सिर्फ इतना ही पॉली काउंट है। और अगर मैं यहाँ पे ब्रश को इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये डॉट देख सकते हैं कि ये किस तरह से हर वर्टेक्स पे जंप कर रहा है। और अगर मैं डायनेमिक्स को ऑन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एज लूप्स यहाँ पे कई सारे आ गए हैं और इनको मैं यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो इनको अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 ही रखूँगा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा ये हाईलाइटेड डॉट सिर्फ हमारे ओरिजिनल वर्टेक्सेस पे ही जंप कर रहा है और जो ये बीच में यहाँ पे नई एज लूप्स आई हैं उनको ये इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे सब डिविजन्स पढ़ाई हैं ये बेसिकली हमारे मॉडल पे भी अप्लाई नहीं हुए हैं, बस ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। तो मैं इनको यहाँ पे कभी भी बंद कर सकता हूँ और इनको कभी भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक बार मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो अब आप देख सकते कि ये डॉट इन सभी एज लूप्स पे जंप कर रहा है। बेसिकली अब ये एजेस हमारे मॉडल का पार्ट है। तो मैं इसको एक बार बैक कर रहा हूँ और इसको अभी यहाँ पे मैं 2 सब डिविजन्स पे रखूँगा और इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ। अब मैं इसको फिर से रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सिमुलेट हो गया है। मैं इसको एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर ले रहा हूँ और अब मैं इसको फिर से सिमुलेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं डायनेमिक्स को बंद करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे इस तरह से ओरिजिनल एज लूप्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं डायनेमिक को ऑन कर रहा हूँ तो इस तरह से हमारा मॉडल स्मूथ हो जा रहा है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा मॉडल अगर स्मूथ भी है और जैसा कि मैंने इसको डायनेमिक्स ऑन करके ही सिमुलेट किया था तब भी हमारे मॉडल पे रिंकल्स उतने ज़्यादा नहीं आए और जबकि हमारे मॉडल पे पॉलीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक्स को बंद भी कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिमुलेशन सिर्फ हमारे मॉडल की इन्हीं पॉलीस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी रिंकल्स आए हैं वो सिर्फ इन्हीं पॉलीस पे आए हैं और डायनेमिक्स को ऑन कर रहा हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं है, बल्कि सिर्फ जो ओरिजिनल पॉलीस हैं वही स्मूथ हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से जा रही हैं, यहाँ पे ये इस तरह से जा रही हैं और मैं डायनेमिक्स को ऑन करूँगा तो ये इसी को फॉलो कर रही हैं। और जबकि डायनेमिक्स हमने ऑन किया है तो इस पर इतने ज़्यादा एज लूप्स आ रहे हैं लेकिन वो हमें कोई रिंकल्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो भी रिंकल्स आ रहे हैं वो हमारी इन्हीं एज लूप्स से आ रहे हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और अब मैं अपने इस मॉडल को थोड़ा सा इधर मूव कर दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी हमारा डायनेमिक्स ऑन है। मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे रिंकल्स बने हैं। लेकिन अगर मैं डायनेमिक्स को बंद करूँगा तो ये रिंकल्स सिर्फ हमारे लो पॉली पे ही बने हैं और सिर्फ यही रिंकल्स यहाँ पे स्मूथ हो रहे हैं। तो बेसिकली डायनेमिक्स हमें यहाँ पे भी सिर्फ हमारे इस लो पॉली मॉडल को ही स्मूथ करके दिखा रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे आपको रिंकल्स दिख रहे हैं ये सभी हमारे लो पॉली मॉडल पे ही बने, बस हमें डायनेमिक्स को स्मूथ करके दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इस मॉडल पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाएं, जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिंकल्स उतने ज़्यादा अच्छे से भी नहीं आए, कई जगहों पे ये इस तरह का वियर्ड शेप भी दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मॉडल पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाए तो उसके लिए आपको अपने मॉडल पे पॉलीगॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमने इस मॉडल पे कोई डिविजन्स अप्लाई नहीं किए, वो बस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और मैं इनको कभी भी बंद भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इस मॉडल पे डिविजन्स अप्लाई करनी है
तो यहाँ पे मैं सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ अप्लाई पे क्लिक किया तो इस मॉडल पे डिविजन्स तो आ गई, लेकिन यहाँ पे हमें कोई स्लाइडर नहीं मिला जिससे हम इस मॉडल की लो डिवीजन से हाई डिवीजन्स पे जा सकें। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पोस्ट सब डिप पे क्लिक करेंगे और फिर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास स्लाइडर आ गया है। तो इसको मैं यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ और यहाँ पे पोस्ट सब डिप ऑन होगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा तो हमारे पास यहाँ कोई स्लाइडर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिविजन्स आ गए। तो बेसिकली अब ये सभी एजेस हमारे मॉडल के ही पार्ट हैं। अब मैं इनको यहाँ पे डायनेमिक्स पे क्लिक करके बंद नहीं कर सकता हूँ। तो अब हमारा मॉडल थोड़ा हैवी हो गया है और यहाँ पे अगर मैं सिमुलेशन को रन करूँगा तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा सिमुलेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे बहुत ज़्यादा लूप्स हैं इस तरह से। तो हमें डिटेल्स भी उन लूप्स के हिसाब से मिल रही है। और पहले हमारे पास में सिर्फ लो पॉली मॉडल ही था हमारा ये वाला, तो डिटेल्स हमें इसी के हिसाब से मिल रही थी। और जबकि अब हमारे पास में इतनी ज़्यादा एज लूप्स हैं तो इन सभी के हिसाब से हमें अच्छे से रिंकल्स मिल रहे हैं। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसकी थिकनेस को बंद कर रहा हूँ और इसको मैं फिर से अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब हमारे मॉडल पे कोई थिकनेस नहीं है और मैं इसको यहाँ पे फिर से सिमुलेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा मॉडल सिमुलेट हुआ। मैं इसके पॉलीफ्रेम्स को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मॉडल फिर से ओवरलैप हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली सेल्फ कोलिजन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 3 करूँगा और फिर से यहाँ पे सिमुलेशन को रन करूँगा तो अब हमारा मॉडल पहले की तरह ओवरलैप नहीं होगा। तो मैं सिमुलेशन को बंद कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल कहीं पे भी ओवरलैप नहीं होगा। और क्योंकि अभी हमारा मॉडल यहाँ पे हैवी हो गया है तो ये सिमुलेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं इस मॉडल को पूरा यहाँ पे सिमुलेट नहीं करूँगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और इस मॉडल को यहाँ पे रोटेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको सिमुलेट करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सिमुलेट कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों मॉडल्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप है। तो इस गैप को फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनफ्लेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको ऑफसेट फीचर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं डायनेमिक पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास अब डिविजन्स हैं तो मैं इसको भी 0 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं थिकनेस को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। तो ऑफसेट से बेसिकली यही होता है कि अगर मैं इसको यहाँ 100 पे लेके जाऊँगा तो हमारा ओरिजिनल पार्ट ये वाला था। अगर मैं डायनेमिक्स को बंद करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल मॉडल यहाँ पे, और मैं डायनेमिक्स को ऑन करूँगा तो ये हमारा ओरिजिनल मॉडल है। और जो यहाँ पे मैंने थिकनेस बढ़ाई है वो नीचे की ओर जा रही है। तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो जो थिकनेस मैं इस पे दे रहा हूँ वो इस तरह से नीचे की ओर जा रही है। तो यहाँ पे मैं थिकनेस बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं। और अगर मैं इस ऑफसेट को -100 पे लाऊँगा तो हमारा ओरिजिनल मॉडल आप अभी भी देख सकते हैं यहीं पे, और थिकनेस अब ऊपर की ओर जा रही है। तो मैं थिकनेस को कम या ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हैं ये थिकनेस ऊपर की ओर जा रही है। और अगर मैं इस ऑफसेट को 0 पे ला दूँगा तो हमारा मॉडल यहाँ सेंटर में, और अब थिकनेस जो भी मैं दूंगा वो 50% ऊपर जाएगी और 50% नीचे जाएगी। तो मैं डायनेमिक को ऑन कर रहा हूँ तो अब आप थिकनेस को देख सकते हैं कि जब मैं थिकनेस को चेंज कर रहा हूँ तो वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से चेंज हो रही है।
तो बेसिकली ऑफसेट का काम यही है कि अगर ये यहाँ -100 पे होगा तो हमारे ओरिजिनल मॉडल से ऊपर की ओर थिकनेस जाएगी, और ये 100 पे होगा तो थिकनेस नीचे की ओर जाएगी, और अगर ये 0 पे होगा तो थिकनेस हमारे ओरिजिनल मॉडल के ऊपर और नीचे 50-50% जाएगी। और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे पोस्ट सब डिप से क्या होता है, लेकिन अभी के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि आप यहाँ पे डायनेमिक सब डिप का यूज़ कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे सेल्फ कल्यूजन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।